दरवाजा बंद कर लें। मस्दर और मश्तक, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है मस्दर और मश्तक से। मस्दर की पहचान ये है और इसकी खसूसियत ये है कि ये खुद किसी इसम से नहीं बनता, लेकिन इससे कई इसम बनाए जा सकते हैं। कई फेल बनाए जा सकते हैं, इसकी ये पहचान है। पहचान इसकी क्या है, ये तारीफ, पहचान इसकी कि इसके आखिर में नून अलिफ ना लगा होता है। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, रोना, धोना, पहनना, उठना, बैठना, ऐसा भी कोई लफ्ज जिसके आखिर में आपको नून अलिफ ना नजर आ जाए वो आपका होगा मस्दर। मस्दर से बनने वाला जो फेल होगा, मस्दर से बनने वाला फेल आपका मश्तक कहलाएगा। जैसे मस्दर मेरे पास आ गया पढ़ना, अब इसमें मैं मश्तक कौन सा बना सकता हूं, पढ़ो। इसमें मैं अगर ये का इजाफा करूं तो मैं कहूंगा पढ़े। अगर मैं इसे नून अलिफ ना हटा दूं तो मैं इसको कर सकता हूं पढ़। तो मस्दर से बनने वाले जितने फेल होंगे वो सारे के सारे आपके मश्तक कहलाएंगे। सिंपल सा। मस्दर की वो पूछता है पहचान कि मस्दर के आखिर में क्या लगा होता है। पहली पहचान कि इसके आखिर में नून अलिफ ना होगा और ये खुद किसी से नहीं बना होता, लेकिन इससे आगे कई फेल बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे कुछ मुरक्कब मस्दर एक होता है, एक उसकी भी लिख ले, मुरक्कब मस्दर का भी पेपर में आ जाता है। मस्दर सिंपल, ये किसी इसम से नहीं बनता, कई फेल बनाए जा सकते हैं। मस्दर से बनने वाला फेल मश्तक कहलाता है। मुरक्कब मस्दर क्या होता है? मुरक्कब आसान अल्फाज में कहते हैं मिक्सचर को, अंग्रेजी में। अब मेरे पास एक मस्दर आ गया बोलना। क्या बोलना? अगर मैं इससे पहले लगा दूं सच, सच बोलना, तो दो मेरे पास अल्फाज जुड़ जाएंगे, तो मैं इसको मुरक्कब मस्दर कह दूंगा। मस्दर मेरे पास आ गया पढ़ना, इससे पहले मैं लफ्ज लिख दूं एक कुरान, कुरान पढ़ना, तो ये दो चीजें मेरे पास आ जाएंगी, दो अलग अलग, एक मस्दर आ जाएगा, एक मेरे पास इसम आ जाएगा, तो मेरे पास मुरक्कब मस्दर आ गया। मस्दर की पहचान हमने क्या पढ़ी कि उसके आखिर में नून अलिफ ना का होना जरूरी है। अब इधर बोलना के आखिर में नून अलिफ ना है, पढ़ना के आखिर में नून अलिफ ना है। अच्छा, पीना, क्या पीना? पानी पीना का लफ्ज आपको वो ऐसे ही पूछता है कि दर्ज झैल अल्फाज में से मुरक्कब मस्दर की निशानदेही करे। तो मुरक्कब मस्दर वो होगा कि पहले मस्दर की पहचान आनी चाहिए, नून अलिफ नाम वाला जो आपके पास कोई फेल आ गया, उसके साथ अगर एक लफ्ज आपको नजर आ जाए तो वो आपका मुरक्कब मस्दर होगा। क्लियर है? आगे है मस्दर लाजम। मस्दर लाजम और मस्दर मुतैदी दो अलग अलग चीजें हैं, इनका भी पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। मस्दर लाजम और मस्दर मुतैदी। जब मस्दर से बनने वाला फेल, जब मस्दर से बनने वाला फेल जुमले की तकमील के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो, उसे मस्दर से बनने वाले फेल को अपने जुमले की तकमील के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो। मस्दर से, मस्दर हमने पढ़ा कि पढ़ना, मस्दर आ गया, मस्दर को जब हमने मजीद आगे तब्दील किया तो इसमें मुख्तलिफ फेल हम निकाल सकते हैं। मस्दर से बनने वाला फेल जब अपनी तकमील के लिए सिर्फ फाइल को चाहे तो फिर वो आपके पास मस्दर लाजम कहलाएगा। मस्दर से बनने वाला फेल, मस्दर मेरे पास आया आना, क्योंकि नून अलिफ नाम मैंने लेना है जरूर। अब इससे मैंने एक मश्तक बना लिया, यानी फेल बना लिया आया। तो अब आया का तो मेरे पास कोई मान ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस आया के साथ लगा दूं असलम,
असलम आया तो मेरे पास एक बामानी, एक मेरे पास सेंस क्रिएट करने वाली बात आ जाएगी कि असलम आया, असलम कहीं गया हुआ था, वो कमरे के अंदर आ गया। मस्दर से बनने वाला फेल सिर्फ अपनी तकमील के लिए, जुमले की तकमील के लिए फाइल की अगर उसको जरूरत हो, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, तो वो आपका बनेगा मस्दर लाजम। फिर आगे अगली एक कैटेगरी आती है मस्दर मुतइद्दी की। मस्दर मुतइद्दी, जब मस्दर से बनने वाले फेल को फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत हो। जब मस्दर से बनने वाले फेल को फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत हो, मतलब फाइल और फेल और मफूल तीनों चीजों होंगी, तो वो आपका मस्दर मुतइद्दी कहलाएगा। जैसे मेरे पास एक मस्दर आ गया खाना, खाना से मैंने मश्तक निकाल लिया, यानी मस्दर से फेल बना लिया खाया। इसको अगर मैं मुरक्कब मस्दर में लेके जाऊं तो सेब खाया, लेकिन फिर भी जुमला मेरे पास बामानी नहीं बन के आ रहा। सेब खाया, किसने खाया, कौन सा खाया, किधर खाया, कोई सेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरे पास अब इसको तकमील के लिए मुझे फाइल भी चाहिए और मफूल भी चाहिए। तो अगर मैं इसको लिख दूं अख्तर ने सेब खाया, तो मेरे पास ये मस्दर मुतइद्दी यानी एक पूरा बामानी फिक्रा या जुमला बनकर आ जाएगा। जब मस्दर से निकलने वाले फेल को जुमले की तकमील के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत होगी, तो वो मेरे पास होगा मस्दर लाजम। जब मस्दर से निकलने वाले फेल को फाइल मफूल के साथ साथ फेल की भी जरूरत हो, फाइल की भी जरूरत होगी, तो वो मेरे पास मस्दर मुतइद्दी कहलाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? मस्दर मुतइद्दी सारा है ये। इसकी पहचान ये होगी कि आपको फाइल भी चाहिए होगा मस्दर मुतइद्दी बनाने के लिए, आपको फेल भी चाहिए होगा और आपको मफऊल भी चाहिए होगा। अब इसको मैं निकाल के देता हूं आपको। मस्दर मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी ऐसा इसम जो खुद किसी से नहीं बना, लेकिन उससे आगे कई इसम बनाए, कई फेल बनाए जा सकते हैं, और उसके आखिर में हमेशा मस्दर के आखिर में ना लगा हुआ आएगा। अब मेरे पास एक मस्दर आ गया खाना, नून अलिफ ना पहचान भी आ गई। अब इससे मैं आगे फेल बना सकता हूं, खाना से खाता, खा, खाए। मैं ये सारे इस एक लफ्ज से आगे फेल बना सकता हूं। तो ये मेरे पास आ गया। आप इसको कह दें कि पेरेंट वर्ड आप कह लें, ये एक पेरेंट वर्ड है। इससे आप डिफरेंट इसके बच्चे निकाल सकते हैं अपनी फिक्रे की तकमील के लिए, फिक्रे की नौयत से। तारीफ हमने मस्दर मुतइद्दी की पढ़ी कि मस्दर से निकलने वाले फेल जिसको आप मश्तक कहते हैं, मस्दर से निकलने वाला फेल कहलाएगा मश्तक। जैसे पढ़ना से पढ़ो, पढ़े, पढ़, ये सारे आपके मश्तक कहलाएंगे। मस्दर से निकलने वाले फेल को जब जुमले की तकमील के लिए फाइल और मफूल दोनों जरूरी होंगे, तो फिर मेरे पास वो जो मस्दर बन के आएगा वो मस्दर मुतइद्दी कहलाएगा। कैसे? अब फेल तो मेरे पास आ गया, खाया, ये फेल है। अब मेरे पास मफूल भी आ गया, सेब, सेब के ऊपर काम हो रहा है, वो याद रखे फाइल मफूल और फेल वाला कंसेप्ट। सेब खा रहा है, लेकिन मेरे पास जुमले की तकमील नहीं हो रही। मैंने जुमले की तकमील करनी है तो मुझे फाइल की जरूरत पड़ेगी कि किसने सेब खाया। तो अगर इधर मैं फाइल अख्तर लगा दूंगा तो फिर मेरे पास ये जो एक बामानी जुमला बनेगा मस्दर के एतबार से, वो मस्दर मुतइद्दी कहलाएगा। पहचान वो पेपर में ये पूछता है कि मस्दर मुतइद्दी के लिए मफूल के साथ किस चीज का होना जरूरी है, तो वो आपके फाइल का होना उसके लिए जरूरी होता है। मस्दर लाजम के अंदर मफूल नहीं होता, मस्दर लाजम के अंदर आपका फेल और फाइल होंगे दोनों। मस्दर मुतइद्दी के अंदर फाइल भी होगा, फेल भी होगा और मफूल भी होगा। फाइल भी होगा, फेल भी होगा, मफूल भी होगा। तीनों होंगे तो मस्दर मुतइद्दी, दो होंगे तो मस्दर लाजम। और वो दो कौन कौन से? आपका फाइल और फेल होंगे। मफूल इसके अंदर आपको नहीं नजर आ रहा। असलम आया, ठीक है, आ गया, बात खत्म। लेकिन इधर सेब खाया में जो मुझे कोई तारीफ याद रखें कि जब मस्दर से निकलने वाले मश्तक को जुमले की तकमील के लिए, जुमले की तकमील करनी है मैंने, तो जुमले की तकमील के लिए मुझे एक बामानी जुमला बनाने के लिए फाइल चाहिए, मफूल भी चाहिए, फेल भी चाहिए।
तो वो मैं बना लूंगा मसदर मुतैदी। और अगर मेरा जुमला सिर्फ तकमील तक पहुंच रहा है फाइल के लगाने से तो वो मेरा मसदर हो जाएगा लाजम। अब क्लियर है ऑनलाइन वालों? आपको भाई पेपर में फिर सही लिख के आइएगा प्लीज। ऑनलाइन वालों क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। खाया फेल, हमें फाइल चाहिए, मफूल के साथ साथ फेल की भी जरूरत, मफूल के साथ फाइल की भी जरूरत पड़े तो वो मसदर मुतैदी, और सिर्फ फाइल की जरूरत पड़े और मफूल ना हो तो वो मसदर लाजम। आगे है जी इल्मे बयान। उर्दू जबान है जी बड़ी प्यारी। उर्दू जबान के बारे में दाग देलवी साहब ने कहा था कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। तो ये आते आते आएगी 2 घंटों के अंदर। मैं सारी नहीं मतलब आपके दिमाग में घोल के डाल सकता, बट कोशिश करूंगा कि ये आपको आए। और उर्दू इतनी प्यारी जुबान है, किसी एक शायर ने लिखा था कि ये तबस अपने महबूब की अदाओं की तारीफ करते हुए कहता है, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत, ये अदा। ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत, ये अदा, जी चाहता है मैं तेरा नाम उर्दू रख दूं कि तुम इतने जमालात का एक मुरक्कब हो जितनी जमालात मेरी उर्दू जुबान के अंदर हैं। तो फिर एक और शेर में भी आता है कि हाँ वो कहते हैं इससे बेहतर क्या मिसाल दूं, अपने महबूब की तारीफ करते हुए एक शायर लिखता है, इससे बेहतर क्या मिसाल दूं, हाँ वो उर्दू जुबान जैसा है। तो अब आगे अगर आप उर्दू जुबान को समझते हैं तो फिर आपको इन चीजों की समझ ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है। जैसे आप देखें इसमें अलम एक बहुत वसी किस्म है, इसमें मारफा की बताना सिर्फ नाम है लेकिन आगे 5 मुख्तलिफ तरीके बता दिए। इसमें जात है, आगे उसकी 5 अकसाम बता दी, तो इसलिए उर्दू जुबान को वसी जुबान कहा जाता है। तो ऐसे ही उर्दू के अंदर एक बात को बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं और उन तरीकों को आप कहते हैं इल्मे बयान। एक चीज को ही बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं और उन तरीकों को आप कहते हैं इल्मे बयान। वो है उनका एक मिसरा है मीर अनीस का, एक फूल सा मजमून हो तो 100 रंग से बांधो, कि मजमून हमारे पास सिर्फ एक है, बात दुनिया में नई बात कोई भी नहीं है। ये बात याद रखें, दुनिया में नई बात कोई भी नहीं है, अंदाजे बयां है जो बात को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देता है। मैं बात करूंगा तो सिंपल अल्फाज में करूंगा, कोई साहिब अल्फाज इंसान बात करेगा तो वो अल्फाज को ऐसे घुमाए फिराएगा कि अब मैं अगर फर्ज करो कि अपने महबूब की तारीफ करना चाहूं जो कि मैं अदब का तालिब इल्म नहीं हूं, तो मैं कहूंगा जी मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब अहमद फराज जैसा इंसान अपने महबूब की तारीफ करेगा तो फिर वो मुबालगा आराई में जमीन आसमान के कुलाबे आपस में मिला देगा। तो फिर वो आपने सुनी होगी गजल, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अब ये क्या है, ये उसकी तारीफ हो रही है। अच्छा जी, इल्मे बयान। इल्मे बयान आपकी एक किस्म है, बात को, एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से आप किस तरीके से बयान करेंगे, एक ही बात या मजमून को मुख्तलिफ तरीकों से। इल्मे बयान की 4 अकसाम है। इल्मे बयान की एक है आपकी तशबीह, एक है आपका इस्तारा, एक है आपका कनाया, एक है आपका मजाज मरसल। क्या हुआ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे? तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल। क्योंकि ये जबान है लश्कर की और लश्कर में आपको बताया कि हर किस्म का सिपाही होगा, तो ये मुख्तलिफ सिपाहियों के नाम है जो मुख्तलिफ जबानों से हमने अक्वायर किए हुए हैं। फारसी भी के भी हैं, अरेबिक के भी हैं, सारी जबानों के मिक्स। तशबीह, 2 इधर कंसेप्ट याद रखें, एक होता है तुशाबा, एक होती है तशबीह। इन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क होता है। तशाबा होगा, ये पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है। इसमें शाजिया नाहीद की मानंद है,
تو یہ آپ کی تشبیہ نہیں ہوگی. اب اس کے اندر تشابہ کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہو اس میں تقریباً دونوں جو نام ہیں وہ آپس میں برابری کا تعلق رکھتے ہوں. مطلب اگر میں اس میں سے سینس کریٹ آپ کی کروں تو شازیہ بھی ذہین اور نحید بھی ذہین، تو آلموسٹ ان کی جو کیفیت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کو جوڑ رہے ہیں وہ برابر ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں لکھوں کہ شازیہ، کیا بات ہے، پھول کی مانند خوبصورت ہے، تو پھر ادھر اب پھول، شازیہ پھول تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ایک انسان ہے، دوسری نیچر کی چیز ہے، تو ان کی صرف ایک خوبصورتی کو آپس میں جو میں بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لوں گا وہ میرے پاس جو علم بیان آئے گا وہ تشبیہ ہوگی. تشابہ اور چیز ہوگی، کیفیت تقریباً برابر ہوگی. تشبیہ کے اندر کیفیت برابر نہیں ہوگی لیکن دو چیزوں کی مشترکہ خوبی کو موازنہ کرتے ہوئے بتایا جائے گا. اب تشبیہ کو چھیڑتے ہیں کہ تشبیہ ہے کیا. تشابہ کی سمجھ آ گئی، کیفیت تقریباً برابر ہوگی وہ تشابہ ہوگا. لیکن تشبیہ کے اندر کیفیت برابر نہیں ہوتی، ایک چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تشبیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا. کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند جب آپ قرار دیں گے تو وہ آپ کی تشبیہ کہلائے گی. آتی ہے، خوبی خامی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بتا دیتا ہوں آگے، مثال خامی کی بھی دے دوں گا، خوبی کی بھی دے دوں گا، سمپل الفاظ میں سمجھ آ جائے گی. کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے، تشبیہ کہلائے گی. کلیئر ہے؟ کیا ہوا؟ ملتے جو انگریزی میں جس کو آپ سملی نہیں کہتے، سملی دو چیزوں کو آپس کا ایک دوسرے کی طرح قرار دینا، ہم ملتے جلتے بھی کہہ لیں. لیکن تعریف جو کی ہے مشترک خوبی ہوگی. آگے تشبیہ کے جب ہم نے ارکان پڑھنے ہیں تو پھر پتا چلے گا نا آگے. سمپل ڈیفینیشن ہے، کسی ایک مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے تو وہ ہمارے پاس کہلائے گی تشبیہ. تشبیہ کے مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی شیر کی طرح بہادر ہے خوبی آپ میں؟ کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے تو تشبیہ کہلائے گی. مشترک خوبی کی بنا پر ایک اسم کو دوسرے اسم کی مانند یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے تو وہ ہماری کہلائے گی تشبیہ. ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ آگے ہیں جی ارکان تشبیہ. تشبیہ کے جو کمپوننٹس ہیں، ارکان تشبیہ. تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں. پہلے ہے آپ کا مشبہ، دوسرا ہے آپ کا مشبہ بہ، تیسرا ہے آپ کا حروف تشبیہ، چوتھا ہے آپ کا وجہ شبہ، پانچواں ہے آپ کا غرض شبہ. تشبیہ ہوگی کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے، تشبیہ کہلائے گی. تشبیہ کے ہو گئے 5 ارکان، مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض شبہ. ہم نے فرق کس چیز کا کرنا ہوتا ہے؟ اگر یہ لفظ یاد ہو گئے کو اور کے کا، اوکے کا لفظ یاد ہو گیا تو پھر تشبیہ کرنا مشکل نہیں ہوگا. پیپر میں اس نے سوال دینا ہے ایک جملہ، اس میں سے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں سے مشبہ بے کی نشاندہی کریں، اس کے اندر وجہ شبہ کیا ہے، اس کے اندر حروف تشبیہ کون سے استعمال ہوئے. پیچھے ہم حروف تشبیہ پڑھ کے آئے ہیں کا، کے اور کی کے.
तो वो हरूफ तशबीह आपके कहलाते हैं। किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानद करार देंगे, तशबीह बनेगी। तशबीह के होंगे 5 अरकान। अब इसमें से हमने अरकान निकालने हैं इस जुमले में से कि हम तशबीह के कौन कौन से अरकान इसमें से निकाल सकते हैं। मुशब्बा वो होगा जिस चीज को दूसरी चीज के मानद करार देंगे। मुशब्बा वो होगा जिसको तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा बे वो होगा जिसके साथ तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा वो होगा जिसको तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा बे वो होगा जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं। हरूफ तशबीह हमारे पास कौन से आएंगे? का, की और के। वजह शुबा हमारे पास इनकी होगी मुश्तरक खूबी। गर्ज़े शुबा मुश्तरक खूबी को उजागर करना। ये दोनों पेपर में कोई नहीं आती, वजह शुबा और गर्ज़े शुबा। मसला होता है इधर आइडेंटिफिकेशन करने में, इनकी निशानदेही करने में, मुशब्बा और मुशब्बा बे को। फिर डेफिनेशन पे आता हूं। मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानद करार देंगे हरूफ तशबीह इस्तेमाल करते हुए, तो वो हमारे पास बनेगी तशबीह। तशबीह के निकले मेरे पास 5 अरकान, मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरूफ तशबीह, वजह शुबा और गर्ज़े शुबा। मुशब्बा उस चीज को कहेंगे जिस चीज को तशबीह दी जा रही है, जिस इसम को तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा बे उसको कहेंगे जिसके साथ तशबीह दी जा रही है। हरूफ तशबीह हमारे पास आ गए का, की और के। फिर वजह शुबा, उन दोनों के अंदर जो मुश्तरक खूबी होगी वो हमारे पास वजह शुबा होगी। दोनों के अंदर जो मुमासलत हम पैदा कर रहे हैं उसके लिए गर्ज़े शुबा क्या होगी कि इन दोनों की जो मुश्तरक खूबी है उसको हम बयान करेंगे। और गर्ज़े शुबा आपके पास हमेशा जो है वो गैर मालूम होती है। गैर मालूम से मुराद के इसको आपने अपने सेंस से निकालना होता है हर जुमले के अंदर। अब इस जुमले में से मुशब्बा और मुशब्बा बे को करते हैं अलग-अलग। सलाहुद्दीन शेर की तरह बहादुर है। अब सलाहुद्दीन को तशबीह दी जा रही है, सलाहुद्दीन को तशबीह दी जा रही है, तो मेरे पास इस जुमले में मुशब्बा कौन निकल के आया? सलाहुद्दीन। मुशब्बा बे में निकालना है सलाहुद्दीन शेर की तरह बहादुर है, तो सलाहुद्दीन को तशबीह दी जा रही है शेर के साथ। सलाहुद्दीन को तशबीह दी जा रही है शेर के साथ। को और के का फर्क याद रखिएगा। सलाहुद्दीन को मैं तशबीह दे रहा हूं शेर के साथ, तो इसमें मेरे पास जो मुशब्बा बे निकल के आएगा वो शेर निकल के आएगा। एक चीज को दूसरी चीज के मानद, एक चीज को दूसरी चीज के मानद मैं करार दे रहा हूं किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर हरूफ तशबीह इस्तेमाल करते हुए, तो वो मेरे पास क्या चीज बन के आ जाएगी? तशबीह। अब इसमें से हरूफ तशबीह क्या है मेरे पास? की मेरे पास हरूफ तशबीह में से आ गया। और वजह शुबा इनमें मुश्तरक खूबी बहादुरी। अब गर्ज़े शुबा का मकसद मेरा जो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कोई बात करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज जरूर होगी, कोई ना कोई कॉज या मोटिव मेरा जरूर होगा। तो इसमें गरज मेरी क्या थी इन दोनों को तशबीह देने की कि मैं इन दोनों के अंदर एक मुश्तरक खूबी है उसको लोगों के सामने मैं उजागर करके बता दूं। सिंपल है। दोबारा से, जिस चीज को दूसरी चीज के मानद करार देंगे किसी खूबी की बिना पर हरूफ तशबीह इस्तेमाल करते हुए, वो मेरे पास बन के आ जाएगी तशबीह। अब इसके अरकीन जो हैं इनके अंदर निशानदेही वो मांगता है आपसे। अरकान तशबीह में इसका मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरूफ तशबीह, वजह शुबा और गर्ज़े शुबा। अरकान तशबीह का MCQs आ जाता है कि तशबीह के अरकान कितने हैं, वो आपने 5 याद रखने होते हैं। लेकिन अगर जुमले में वो मैक्सिमम पूछता है कि इसमें से मुशब्बा या मुशब्बा बे इसी तरह का जुमला होगा, इसमें वो आपसे कह देगा कि इसमें से मुझे मुशब्बा बे की निशानदेही करके दे। मुशब्बा सिंपल अल्फाज में उसको कहेंगे जिसको तशबीह दी जा रही है, और मुशब्बा बे उसको कहेंगे जिसके साथ आप तशबीह दे रहे हैं, वो आपका मुशब्बा बे कहलाएगा। हरूफ तशबीह आपके पास 3 होते हैं, का, की और के वाले, और फिर आगे जो मुश्तरक खूबी होगी उसको आप वजह शुबा कहेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है सबको? आगे ये क्लियर होगा तो इस्तारा समझना ऐसे बाएं हाथ का काम है। बड़ा वो मजेदार एक शेर अमीर तकमीर का सबने सुना होगा कि नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। की इसके अंदर आप हरूफ तशबीह इस्तेमाल करते हुए बयान कर रहे हैं। चले जी आगे चलते हैं इस्तारा की मान तरफ।
इस्तारा के लुग़वी मानी होते हैं उधार लेना। इस्तारा के लुग़वी मानी यार मुझे 500 रुपया मुस्तार दे दो, शायद आपने ये कहीं लुगत के अंदर ये लफ्ज पढ़े होंगे। इस्तारा लुग़वी मानी है उधार लेना, जिसको आप अंग्रेजी में, क्योंकि आप अंग्रेज दान है तो आपको लिटरल मीनिंग का ज्यादा समझ आएगी कि लिटरल मीनिंग इसके क्या है। तो लिटरल मीनिंग जो लिटरेचर के अंदर है वो इस्तारा के मानी है बोरो करना, टू बोरो समथिंग। अब हमने तशबीह और इस्तारा का फर्क सिर्फ इतना याद रखना है, इधर मैंने कह दिया कि सलाहुद्दीन का रुख रोशन चांद की तरह चमकदार है, ठीक है। ये मैंने एक तशबीह दे दी, ये तशबीह की किस्म है क्योंकि इसके अंदर मैंने की तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब सिर्फ ऐसे नहीं, अगर आपको लफ्ज नजर आ जाए गोया, ठीक है, ये भी आपका तशबीह के जुमरे के अंदर ही आता है। जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ आप मुमासलत करेंगे, वो एक गालिब का शेर है ना कि शाम ही से बुझा रहता है दिल है गोया चिराग मुफलिस का, कि शाम होती है तो फिर मेरा दिल बुझना शुरू हो जाता है। अब जैसे दिया रात होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता टिमटिमाता हुआ एक वक्त आता है वो बुझ जाता है। तो वो सिनेरियो को टेंटर हुक्स के अंदर रहते हुए कहते हैं कि मेरा दिल भी ऐसे जैसे गरीब का चिराग है, क्योंकि उसके अंदर चिराग के अंदर तेल होगा नहीं तो वो जलेगा नहीं, या तेल इतनी किल्लत के अंदर होगा कि बिल्कुल उसकी जो ड्यूट है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जो है ना वो निकल रही होगी। तो ऐसे ही वो भी आपका तशबीह के जुमरे के अंदर शेर आता है। वो अक्सर पेपर में ये सवाल शेर देता है कि ये इसके अंदर कौन सी जो है ना वो इस्तेमाल की हुई है, तशबीह इस्तेमाल की हुई है, इस्तारा इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो कहते दिल है गोया चिराग मुफलिस का, अगर की तरह की मानिंद जैसा उस जैसा की तरह का के की और के आए गोया आए मानिंद आए, तो वो सारे आपके तशबीह के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होंगे। इस्तारा के अंदर मैंने सिंपल ये कह देना है कि सलाहुद्दीन चांद है, सलाहुद्दीन चांद है। अब ये मेरे पास आ गया इस्तारा, पहले मिसाल समझें फिर आगे समझ आएगी। बच्चा शेर की तरह बहादुर है, बच्चा शेर है, ये मेरे पास तशबीह, ये मेरे पास आ गया इस्तारा। अब फर्क क्या होगा, सिर्फ इतना, तशबीह के अंदर हम किसी एक मुश्तरक खूबी की बिना पर हरूफे तशबीह इस्तेमाल करते हुए एक चीज को दूसरी चीज के मानंद करार दे देते थे, तो वो हमारे पास तशबीह बन के आ गई। इस्तारा के अंदर हम इधर भी किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानंद ही करार देंगे, हरूफे तशबीह इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक इसम की खूबी को उधार लेंगे, दूसरे इसम की में अंदर उसको इंस्टॉल कर देंगे, तो वो हमारे पास इस्तारा बन जाएगा। एक किस्म की खूबी यानी शेर जो है और बच्चा दोनों बहादुर हैं, खूबी मुश्तरक आ गई दोनों के अंदर। अब हमने की तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो मतलब हमने हरूफ तशबीह को इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने एक किस्म की खूबी को उठाया जो कि बहादुरी है, उसको आपने रिलेट करके दे दिया दूसरे इसम के साथ, यानी शेर की बहादुरी को उठाया और उसके साथ रिलेट कर दिया बच्चे को, लेकिन हरूफ तशबीह आपने इस्तेमाल नहीं किए। एक चीज से उधार ली, जैसे उधार ली वो दूसरे के अंदर इंस्टॉल कर दी, तो वो आपका बन जाएगा इस्तारा। तशबीह के अंदर भी एक चीज की खूबी को उठाएंगे दूसरी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हरूफ तशबीह इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरे पास निकल के आ जाएगी तशबीह। अब बच्चा शेर है मीन्स भी यही है कि बच्चा एक जो है वो बहादुर है और शेर भी बहादुर है, तो दोनों के अंदर मुश्तरक खूबी है, उसकी वजह से हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब बच्चा ऐसे तो नहीं है कि बच्चा कोई ऊपर जो है वो सर दूसरा लगा हुआ है और नीचे से धड़ जो है वो शेरों की तरह चलता हुआ जा रहा है, ऐसे तो नहीं है। तो वो एक खूबी की बिना पर जो उन दोनों के अंदर बहादुरी का एक एलिमेंट है, उस वजह से आप कह देते हैं कि वो मेरा बच्चा शेर है। अब इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, अरकीन इस्तारा। तशबीह के 5 अरकान, इसके 3 अरकान आपके आ गए। पहले को कहते हैं मिस्तार लहू, दूसरा मिस्तार मिनहू,
तीसरा आ गया वजह जामिया, मिस्तार लहू, मुश्किल अल्फाज हैं, मिस्तार मिनहू, वजह जामिया है, कोई बात नहीं। फिर लश्कर को ज़हन में रखे ना भाई, लश्कर की जुबान पढ़ रहे हैं कि आती है उर्दू जुबान आते आते, ऐसे तो नहीं आएगी। मिस्तार लहू, जिसके लिए कोई खूबी उधार ली जाएगी। मिस्तार मिनहू, जिससे उधार ली जाएगी। वजह जामिया उनकी मुश्तरक खूबी, और ये वजह जामिया आपकी इस्तारा के अंदर हमेशा गायब होती है। वजह जामिया आपने गैस करनी होती है। सिंपल सिंपल सी मिसालें आती हैं, जैसे अगर वो कह दे कि इरफान लूमड़ है, तो लूमड़ मतलब को चलाक, चलाकी लूमड़ी के साथ आपकी वो लगी होती है, मुमासलत दोनों की होती है। जिसके लिए, जिसके लिए खूबी ली जाएगी, जिससे, जिसके लिए खूबी ली जाएगी वो आपका होगा मिस्तार लहू, जिससे खूबी ली जाएगी वो आपका होगा मिस्तार मिनहू। सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आप उधर तशबीह के अंदर जिसको वजह शुबा कहते हैं, मुश्तरक खूबी, इधर आप उसको वजह जामिया का नाम दे देते हैं। जो आपका तशबीह के अंदर मुशब्बा है वो इस्तारा के अंदर मिस्तार लहू है, इधर जो तशबीह के अंदर मुशब्बा बे है वो आपका मिस्तार मिनहू है। ये भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि जो मुशब्बा बे को इस्तारा के अंदर आप क्या कहेंगे। को और के का फर्क है, इधर आपने जिसके लिए और जिससे का फर्क याद रखना है, के लिए और से का। जिसके लिए कोई चीज उधार लेंगे वो आपका कहलाएगा मिस्तार लहू, जिससे वो खूबी उधार लेंगे वो आपका कहलाएगा मिस्तार मिनहू। फिर उसके बाद उनकी जो मुश्तरक खूबी है वो आपकी वजह जामिया कहलाएगी। क्लियर है? ऑनलाइन हजरात आपका भी क्लियर है? जो है ना उसके अल्फाज, अल्फाज मुतरादफ, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मुतजाद और वाहिद जमा, ये मेरे पास पीडीएफ में फाइल बनाई हुई है मैंने, वो मैं अभी भेज देता हूँ आप लोगों को। लिखवाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, वो अल्फाज याद रखने हैं, उनमें से लगेंगे जरूर। ठीक है, अब आगे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट जो समझाने वाली है कॉन्सेप्ट, इधर वो देना चाहिए। हाँ, आपने जुमा पढ़ने जाना है। हना, हना पता नहीं आप लड़की हैं या लड़की हैं। हना मीर, लड़का होता है लड़की? अच्छा, लड़की। जुमा तो 2 बजे होगा भाई, अभी 1:05 हुए हैं। कुछ हैं जी, क्योंकि ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के अंदर हमारे पास आपका आएगा, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं उनको लिख ले। असनाफ नज़म बालिहाज़े उन्वान और असनाफ नज़म बालिहाज़े हैयत। क्या हुआ? वो पेपर में नहीं आती, ना कनाया आता है ना मजाज मुरसल आता है। मजाज मुरसल वो होता है कि आप एक चीज को उसके मजाजी मानों में इस्तेमाल करें, तो कनाया होता है इशारों के अंदर बात करना। पेपर में इल्म बयान में से ये 2 इंपॉर्टेंट आपकी आती हैं जिनमें से आता है, मजाज मरसल से नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। उसका बड़े बड़े अशार हैं मजाज मरसल के, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये ना तो वहां उठा लाया, मीर तक मीर का एक शेर है, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे, वो प्योर उर्दू जबान के हैं। अच्छा, क्या कह रहा था? असनाफ नज़म बालिहाज़े उन्वान बालिहाज़े हैयत। अब मुझे तो नहीं लगता कि इस लेक्चर के अंदर ये सारा कुछ कवर होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट सर्वजात कि मुझे मंडे 1 घंटे की क्लास दे दे, ताकि अभी और भी ग्रामर का उसने पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे ग्रामर में से। हम सिर्फ यही ना कहें कि उसने पास पेपर में ये पूछा है तो अगले पेपर में वो नहीं पूछ सकता। ग्रामर की वसअत बहुत ज्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ना छूट जाए जो आपसे वो पूछ ले और हमें उसमें से कुछ आता ना हो। अब देखें, इल्मे बयान तो हमने देख लिया,
अब आगे वो हो सकता है इल्म सनाए और बदाए में से पूछ ले अगली दफा, क्योंकि वो भी तो ग्रामर की ही टर्म्स हैं, लेकिन वो करेंगे सन्नत तशबीह किसको कहते हैं, सन्नत तलमीद किसको कहते हैं, इस तरह की चीजें हैं वो भी करेंगे, लेकिन वो मंडे वाले दिन के लिए लेक्चर रख लेते हैं, आज वो पूरा नहीं। उन्वान, उन्वान आपकी एक चीज याद रखें, नज़म और गजल में फर्क क्या है। नज़म और गजल में फर्क ये होता है, नज़म हमेशा किसी न किसी उन्वान के तहत लिखी जाती है, नज़म का हमेशा उन्वान होगा, गजल का उन्वान नहीं होता। गजल का हो सकता है पहला, अब गजल का मानी क्या है, गजल का मानी है निकला है गजाल से, गजाल। अब गजाल कहते हैं हिरन को। अब हिरन की जो चाल होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती। आपने देखे होंगे ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल के ऊपर, जब हिरन भागता है तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, जिग जैग मूवमेंट होती है हिरन की। तो गजाल जो है वो आपका हिरन को कहते हैं, और ये आपकी गजल निकली है गजाल से। और अब इसका मकसद क्या है या मतलब क्या है निकालने का, जैसे हिरन की चाल किसी एक सिमत में नहीं होती, ऐसे गजल के अशार की तरतीब भी एक सिमत के अंदर नहीं जा रही होती। कैसे हो सकता है, पहला शेर जो है वो आपका हो इश्क हकीकी के ऊपर गजल का, दूसरा शेर आपका किसी सियासी मकासद की बुराई के ऊपर लिखा गया हो, तीसरा शेर आपका किसी वली की तारीफ की गई हो, चौथे शेर के अंदर आप हुकूमत वक्त के ऊपर तनकीद कर रहे हो। तो जैसे ये हिरन की चाल जिग जैग चलती है, ऐसे इसके अशार की तरतीब का भी कोई पता नहीं होता, पहला शेर क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसकी कोई आप कह नहीं सकते कि गजल के अंदर कोई एक ही उन्वान की कैदो बंदिश होगी। बट नजम के ऊपर जब हम आएंगे तो नजम हमेशा उन्वान की पाबंद होती है, नजम हमेशा उन्वान की पाबंद होगी। जैसे अगर मैं बात करूं हमद की, तो हमद के अंदर आप सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे और कोई आप कोई फिनोमेना नहीं छेड़ सकते उसके अंदर। तो हमद जो है वो नजम की एक किस्म है। तो हमने पढ़नी है असनाफ नजम बालिहाज़े उन्वान, और फिर हमने पढ़नी है असनाफ नजम बालिहाज़े हैयत। हमद उस चीज को कहते हैं, या ऐसा शेरी कता, या ऐसा शेरी टुकड़ा, या ऐसे अशार जिनके अंदर खुदाए बुजुर्गो बरतर की तारीफ की गई हो, वो आपका हमद कहलाएगा। उसके बाद आपकी आती है मनाजात। मनाजात, हमद और मनाजात में फर्क यह है कि हमद के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ होगी, मनाजात के अंदर अल्लाह की तारीफ भी होगी, उसके साथ दुआ भी मांगी जाएगी। दुआ, पहले अल्लाह की तारीफ होगी, फिर उससे दुआ मांगेंगे, तो वो आपके मनाजात के जुमरे के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी आती है नात। नात, नात में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नजराना अकीदत पेश करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके नात के जुमरे में आते हैं, जिसमें सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी और कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आपकी आती है मनकबत। मनकबत, मनकबत के अंदर आप किसी भी इस्लामी शख्सियत, कोई बुजुर्ग हस्ती, कोई वली हो सकता है, कोई इवन दूसरा नबी भी हो सकता है, कोई आपका मजहबी पेशवा हो सकता है, उसके लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तारीफी कलमात इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसमें खुलाफाए राशिदीन हो सकते हैं, किसी सहाबी के ऊपर आप बात कर सकते हैं अशार की शक्ल में, तो वो आपका सारे का सारा क्या कहलाएगा, मनकबत। लेकिन नात के लिए जरूरी है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तारीफ हो। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मजहबी शख्सियत हैं, लेकिन उनके लिए कैटेगरी अलहदा कर दी गई। बाकी जितनी मजहबी शख्सियात हैं, कोई नबी है, वली है, सहाबी है, कोई भी है, तो उसके लिए जो लिखी जाएगी उसको आप मनकबत कहेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, तारीफ के बारे में कोई चीज आप लिखेंगे तो उसको आप कभी भी नात नहीं कह सकते, हालांकि मजहबी शख्सियत है, उसको आप मनकबत कहेंगे। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी तो उसको आप नात के साथ मंसूब करेंगे। फिर उसके बाद अगली एक किस्म आती है कसीदा। कसीदा, कसीदा, कसीदा का लफ्ज निकला है कसद से। कसद, जैसे अकीदा का लफ्ज निकला है अकद से, अकद का मतलब गिरा लगाना, तो आप कसीदा का लफ्ज निकला है कसद से, मतलब इरादा करना। किसी भी, असल में कसीदा मंसूब किया जाता था कि हाकिम वक्त जो होते थे ना, उनकी शान के अंदर जो तारीफी कलिमात बोले जाते थे या लिखे जाते थे, उनको कसीदा कहा जाता था। कि एक शख्स जो है
वो इरादा तन किसी दूसरे शख्स की तारीफ करे। इरादा करते हुए, कसीदा का लफ्ज कस्द से निकला है, तो इरादा करते हुए एक इंसान जो है वो तारीफ करे दूसरी शख्सियत की, तो वो आपका कसीदा कहलाएगा। इरादा तन एक इंसान दूसरी इंसान की तारीफ जो करेगा वो आपका कसीदा कहलाएगा। कसीदा के आगे 4 अरकान होते हैं। कसीदा के, हो सकता है पेपर में पूछ ले कसीदा के, क्योंकि पीपीएससी तो इनको पूछता है। कसीदा के 4 अरकान है कि ये जो इसकी तरतीब होती है ना कसीदा की, जैसे हमने बोला कि नज़म एक उन्वान के तहत लिखी है, तो इसके मुख्तलिफ उन्वान होते हैं कसीदा के अंदर, जो एक उन्होंने वो इसकी तरतीब बनाई होती है कि पहले किस तरह के अशार आएंगे, दरमियान में किस तरह के, सेकंड लास्ट किस तरह के, और उसका इख्तिताम में किस तरह से करूंगा। वो एक पैटर्न जो है कसीदा का, वो 4 कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको आप कहते हैं तशबीब। तशबीब, तशबीब, तशबीब। तशबीब आप कहते हैं इब्तदाई हिस्से के, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, पहले अशार होंगे, मतला, हुस्ने मतला, ये वाले जो अल्फाज होंगे वो आपके तशबीब। इसके अंदर शायर अपना जो है इजहार करता है अपने वो उनका जज्बात का, जिस भी शख्स की वो तारीफ कर रहा है। पुराने अदवार के अंदर जब गजल की सिनफ दोबारा से सेग्रीगेट नहीं थी हुई, कसीदा को गजल का एक हिस्सा माना जाता था, गजल कसीदा को ही कहा जाता था। लेकिन बाद में जब ज़बान दानों ने इसमें वो चीजें देखी तो फिर गजल को अलहदा कर दिया और कसीदा को अलहदा कर दिया। पहला इसका इब्तदाई हिस्सा कहलाएगा तशबीब। अब ये कसीदा के अरकान है, ये कोई अलहदा से किस्म ना लिख लीजिएगा, उन्वान नहीं होता। फिर उसके बाद आपका आता है गुरेज। गुरेज, गुरेज। तीसरे नंबर पे आपका आता है मिदा। तीसरा कंपोनेंट है मिदा, चौथा कंपोनेंट है दुआ। अब गुरेज और मिदा क्या होता है? दुआ के अंदर तो इख्तितामी अशार आपके कसीदा के दुआया कहलाएंगे। अब गुरेज कहते हैं, अच्छा मिदा कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए। मिदा कहते हैं तारीफ को, सॉरी तारीफ। मिदा, जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं वो आपका ममदू होगा, जिसकी तारीफ हो रही है। जैसे आप आशिक हैं और आप जिसके साथ इश्क करते हैं वो आपका माशूक होगा, तो ऐसे जिसकी तारीफ आप कर रहे होंगे वो आपका ममदू होगा, जिसकी मिदहा आप कर रहे हैं। तो तशरीब के अशार कौन से होंगे? इब्तदा वाले। मिदा के अंदर आप इब्तदा में के आपका जो शायर है वो अपने जज्बात बयान करेगा, अपने जज्बात बयान करेगा। फिर तीसरे जो उसका पार्ट आएगा उसके अंदर वो तारीफ करेगा अपने महबूब की। और जो गुरेज वाले अशार होते हैं ये सेकंड नंबर पे जो आते हैं, ये तशीब और तारीफ को, तशबीब और मिदहा को मिलाने वाले जो अशार होते हैं वो आपके गुरेज के अशार कहलाते हैं। तशबीब और मिदा को मिलाने वाले जो अशार हैं वो आपके गुरेज के अशार कहलाते हैं। यानी पहले नंबर पे तमहीद बांधेगा, मतलब किसी से कोई चीज तलब करनी हो तो पहले उसकी जरा वो अपनी बात बतानी पड़ेगी, फिर उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि अल्लाह तुहाडा इकबाल बुलंद करे जी, मैनू ऐ दे दियो। तो फिर बंदा पहले तारीफ उसकी करेगा, फिर अपना मुद्दा बयान करेगा और आखिर में उसको दुआ देते हुए चला जाएगा। तशबीब होगा इब्तदाइया। मिदा के जो अशार हैं वो तारीफी अशार होंगे किसके? ममदू के लिए। फिर इनके जो दरमियान वाले अशार होंगे वो आपके कहलाएंगे गुरेज के अशार, और इस कसीदा का इख्तिताम होगा आपका दुआ के ऊपर। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि गुरेज का ताल्लुक नज़म की किस सिनफ के साथ है? गुरेज का ताल्लुक नज़म की किस सिनफ के साथ है? तो वो आपकी सिनफ बनती है कसीदा की। नीचे उसने लिखा होगा मरसिया है या शेर अशोब है या कसीदा है या आपकी मनकबत है। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स कसीदा के हैं, तो कसीदा में आपका गुरेज जो है ये लाए करता है। फिर उसके बाद आपका आता है मरसिया। मरसिया निगारी, मरसिया। जो अहले तशिया हैं वो इस चीज को समझ लेंगे। मरसिया, मरसिया वैसे तो कहते हैं ऐसी शायरी जिसके अंदर आप किसी की वफात के ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे होंगे, वो आपकी जो है ना वो मरसिया कहलाएगा। लेकिन
आजकल जो मरसिया की सिनफ है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ इस्तेमाल होती है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक 61 हिजरी वाली लाजवाल करबला वाली कुर्बानी है उसके ऊपर जो शायरी लिखी जाती है मीर अनीस, मीर बब्बर अनीस और मीर दबीर अनीस लोगों की, वो सारी की सारी आपकी मरसिया निगारी कहलाती है। यानी किसी की शहादत या वफात के टाइम पे आप जो उसके ऊपर एक अफसोस का इजहार करेंगे या अपने जज्बात, आपका दिल वो छलनी छलनी है, आप उनको अपने अल्फाज को, अपने जज्बात को जब अल्फाज के जुमरे में ढालेंगे तो वो जो अशार बनेंगे आपके, वो आपके सारे मरसिया कहलाएंगे। और उर्दू अदब में मरसिया निगारी में बहुत बड़े बड़े नाम है जिनमें मीर अनीस का नाम सबसे ऊपर है। उनका एक शेर भी है, उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। शब्बीर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं, उनका टाइटल है शब्बीर। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली एक नज़म की किस्म है जिसका ये तो मरसिया तो नहीं है, या शायद मरसिया भी कह सकते हैं। ये इस तरह की काफी होती है, काफी। काफी एक पंजाबी की सिंफ है, काफी है। फिर उसके बाद आपका जंगनामा होता है। अब मरसिया को आप जंगनामा कहते हैं पंजाबी के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, काफी वैसे उर्दू में भी लिखी हुई है, लेकिन जो असल सही काफी है वो आपकी पंजाबी के अंदर तीन बड़े शायर आपको नजर आएंगे। शाह हुसैन, मादुलाल हुसैन जो हैं, जिनका वो आप सुनते होंगे, सब ने सुनी होगी, मायली में किन्नू आखा दर्द बिछोड़े दा हाल, वो वाली शाह हुसैन की। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं बाबा बुल्ले शाह, उनकी आपके पास काफियां आती हैं। फिर उसके बाद आपका ख्वाजा गुलाम फरीद आते हैं कोट मिठन शरीफ वाले। ये तीन काफी के बड़े शायर हैं पंजाबी शायरी के अंदर। अच्छा जी, फिर उसके बाद इधर आपकी आती है पंजाबी की, अगर सिन्फों की बात करूं तो एक श्लोक आ जाती है आपकी, श्लोक आपकी। लेकिन इनको छोड़ें, आप जब पंजाबी पढ़ी मेरे पास फिर समझाऊंगा ये क्या होती है। एक आखिरी किस्म है नजम की बालिहाजी उन्वान, उसको कहते हैं आप शहर आशूब। शहर आशूब, आप एक बीमारी पढ़ते थे अशूबे चश्म की बीमारी, शायद सुनी होगी कभी ना कभी। ये जो आंखें खराब अक्सर हो जाती हैं, तो चश्म कहते हैं आंख को, अशूब कहते हैं तबाह होना या चुभना। तो अब ये सिनफ जो है ये टोटली आपकी मुंसलिक है कि जब किसी शहर की तबाही आपने बयान करनी होगी, किसी शहर की तबाही के मनाजिर बयान करने होंगे, तो उस टाइम आपके जो अशार सारे के सारे होंगे वो शहर अशूब कहलाएंगे। जैसे दिल्ली को उजड़ता हुआ देख के मीर तकी मीर ने बड़ी शायरी लिखी थी, तो वो सारे के सारे आपके जो दिल्ली की नादर शाह के हमले के बाद वो तबाही के मनाजिर हैं सारे के सारे, वो आपके शहर अशूब के जुमरे के अंदर आएंगे। अब ये हैं असनाफ नज़म बालिहाज़े उन्वान। अब है शायरी की चंद इस्लाहात जिनको आप कहते हैं बालिहाज़े हैयत के। एक शेर जो है उसको हम कितने तरीकों के अंदर या एक शायरी के अंदर किस किस तरह की चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आता है मिसरा। मिसरा किसी भी, क्या हुआ, ये हैयत, कंस्ट्रक्शन जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, बनावट के एतबार से। थक तो नहीं गए? हैयत बहुत लंबी है वैसे, और 1:30 बज गया। क्या ख्याल है, मंडे को करें फिर? ऑनलाइन वालों किसी का कोई सवाल है तो जी पूछ सकता है।